गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं लोकेश यादव इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज 11th क्लास का हम परमाणु संरचना वाला चैप्टर शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम इसके सिलेबस में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या चीज़ें हैं और क्या जो है हटा दी गई हैं। तो आपके सिलेबस में परमाणु संरचना के इस सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो बोर मॉडल और इसकी सीमाएं, बोर मॉडल और इसकी सीमाएं। हालांकि यहाँ से सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन, इनकी खोज को पूरी तरीके से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। उसके बाद जो परमाणु की संरचना में जो मॉडल आते हैं, सबसे पहले जो मॉडल आता है, ठीक है, वो जॉन डाल्टन साहब का आता है। तो जितने भी परमाणु मॉडल जो शुरुआत से लेके लास्ट तक के जितने परमाणु मॉडल हैं उन सभी को हटा दिया गया है। जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी आधुनिक परमाणु संरचना है, उसी को हमारे सिलेबस में रखा गया है। तो अगर देखें, ध्यान से देखें, तो बोर का परमाणु मॉडल और इसकी सीमाएं, इसमें कौन कौन से इसके फैक्टर कहाँ तक ये अप्लाई करता है, ठीक। दूसरा जो है टॉपिक आपका है कोषों एवं उपकोषों की अवधारणाएं। कोष एवं उपकोष की जो अवधारणा है वो क्या है, ठीक। द्रव्य एवं प्रकाश की प्रकृति, द्रव्य एवं प्रकाश की प्रकृति। ये जो प्रकाश जो है कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, वो कितने तरीके से बिहेव करता है, तो लाइट की उसका नेचर कितने तरीके से बिहेव करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द ब्रॉगली संबंध, द ब्रॉगली रिलेशनशिप पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। यानी हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक सर्टेन प्रिंसिपल दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। कक्षकों की, नेक्स्ट है कक्षकों की अवधारणा, ठीक है। उसके बाद क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं में एस, पी और डी कक्षकों की आकृतियाँ, इनकी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एस, पी, डी तथा एफ भी हमारा क्या होता है, एक क्वांटम संख्या होती है, लेकिन इसकी आकृति जो होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स, जटिल होती है, तो इसको इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि ये जटिल है, वो जो है ड्रा नहीं किया जा सकता है। अगर ड्रा कर भी देते हैं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट आइए, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। अब वो नियम क्या है, आप बाउ का नियम, ये आपके सिलेबस में ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल दिया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट टॉपिक है अर्ध एवं भरित एवं पूर्ण भरित कक्षकों का अस्थायित्व। यानी अर्ध भरित और पूर्ण भरित और जो भरे नहीं हैं उन कक्षकों का स्थायित्व, इस तीनों में किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के परमाणु संरचना में ये इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इस बार जो है इतने टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं। बाकी अगर बात करेंगे शुरुआत की, जितने भी परमाणु मॉडल हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी इसके बारे में भी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक। लेकिन वो जो चीज़ें हटा दी गई हैं वहाँ से परमाणु संरचना जो है स्टार्ट होती है। अगर परमाणु संरचना की शुरुआत के बारे में, अगर परमाणु संरचना को हम पढ़ेंगे तो जो चीज़ें हटा दी गई हैं उनको अगर छोटा छोटा या थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी, ठीक। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज के बिना जो है इसके बारे में थोड़ा सा जाने ही अगर हम परमाणु संरचना का जो है इमेजिनेशन या जो है उसको एक कल्पना मान के आगे समझेंगे तो दिक्कत आएगी। इसीलिए हमको क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु संरचना को समझने के लिए इनकी खोज के बारे में नहीं तो कम से कम इन साइंटिस्ट के बारे में किसने इनको खोजा था, ठीक। प्रोसेस तो इसमें सिलेबस से आपके हटा दिया गया है। रह गई सिलेबस में, अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलें तो बस इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक। इतने ही टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या एग्जामिनेशन पॉइंट में, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ये आपके सिलेबस है, ठीक। चलिए इस सिलेबस को हटा देते हैं और हम बात करते हैं परमाणु संरचना।
परमाणु संरचना समझने से पहले या परमाणु संरचना को जानने से पहले सबसे पहले जो आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है परमाणु, उसके बारे में हम समझते हैं कि ये परमाणु आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं परमाणु। परमाणु अगर अंग्रेजी में बात करेंगे, आप इंग्लिश में बात करेंगे तो परमाणु को इंग्लिश में एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटम। ठीक, क्या बोला जाता है? एटम। इस परमाणु को अगर इसका जो है संधि विच्छेद करें तो ये परमाणु जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और माणु। पर का मतलब होता है अति सूक्ष्म, अणु का अणु जो है अणु हो गया, अति सूक्ष्म अणु। ठीक, परमाणु दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला परम, परम का जो मतलब होता है वो क्या होता है? अति सूक्ष्म। ठीक, एटम, एटम भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ए। ठीक, ए का मतलब अगर हम देखें एटम तो इसका मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है एटम। ए का मतलब अगर देखें तो ये हो गया स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। अब एटम टम का मतलब हो गया पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी सबसे छोटा अणु। तो एटम का मतलब हो गया परमाणु, परम धन अणु यानी अति सूक्ष्म अणु, ये तो इसका मतलब हो गया। तो परमाणु इसको सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ, परमाणु जो होता है बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, अति सूक्ष्म होता है, यानी उससे कोई सूक्ष्म होता नहीं है। अगर भारत की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे दार्शनिक थे मुनि कणाद जो है, परमाणु के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया था। उन्होंने कहा था कि परमाणु जो होते हैं ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जो उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता है, उन्हें परमाणु कहा जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं उसके बाद आए थे डाल्टन साहब, जॉन डाल्टन साहब ने, उसके बाद जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में बताया। ठीक, जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु जो होते हैं डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक, ये इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, ये बहुत ही ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात परमाणु वह छोटा से छोटा अति सूक्ष्म कण होता है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। वह छोटा से छोटा कण जिसे विभाजित न किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अगर परमाणु अगर आपस में मिल जाएं, बहुत सारे परमाणु मिल के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और खूब ढेर सारे अणु मिल के क्या बनाएंगे? पदार्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पदार्थ बनाएंगे। यानी इसी को हम क्या कहते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक, या मैटर बोलते हैं या कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक, और ये क्या है? मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स। ठीक, और ये एटम आपका, यानी परमाणुओं के मिलने से एक, दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। और खूब ढेर सारे अणु आपस में मिल के क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मोर देन 2 एटम इज considered as molecule, and the combination of 2 or more molecules is considered as matter, and the combination of 2 or more matters is considered as you can say ब्रह्मांड, या इसी से जो है पदार्थों से मिलके जो है खूब बड़े बड़े चीज़ें बनती हैं। ठीक, चलो, यानी बात किया जाए तो सबसे छोटा कण जो होता है, सबसे बड़ा, जैसे कोई भी पदार्थ होगा, जो चीज़ हम खाते पीते हैं वो तो पदार्थ हो गया, पदार्थ की श्रेणी में आ गया। उसका एक छोटा अणु लेंगे जिसको हम आँख से न देख सकें, वो क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। अगर इस अणु को आपस में तोड़ोगे तो ये क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। इसके बाद जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी कि कहा कि भैया जो है परमाणु जो होता है सबसे छोटा
कण होता है ये अविभाज्य होता है, इससे छोटा कोई कण होता नहीं है। यानी परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण होता है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक, और उसमें उस तत्व के सभी गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, शामिल होते हैं। किसी परमाणु में उस तत्व के सारे गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, निहित होते हैं। ये जॉन डाल्टन का क्या था, डिफिनीशन था, जॉन डाल्टन की ये डिफिनीशन थी, ठीक। इसी सिद्धांत में जॉन डाल्टन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि परमाणु जो है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। द एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट उन्होंने कहा था किसी एक तत्व के सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे से समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक। परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं, और अणु आपस में मिल के क्या बनाते हैं, अणु आपस में मिल के पदार्थ बनाते हैं, ठीक। तो ये कंपोजिशन ऑफ मैटर्स हो गया। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो अगर मैटर्स की बात करो, हम मार्कर चेंज कर देते हैं, इससे शायद हो सकता है कुछ दिखाई ना दे। अच्छा, ब्लैक मार्कर लेते हैं। चलो, जो मैटर होता है यानी इसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ को जब आपस में तोड़ोगे, यानी इसको जब हम विभाजित करेंगे, क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक। तो ये दो छोटे छोटे अणुओं में, ये दो या दो से अधिक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में या अणु में टूट जाएगा, ठीक। अब इस अणु को फर्दर अगर हम तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, इसको विभाजित किया जा सकता है, ठीक। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये भी डिविजिबल होगा और ये क्या बनाएगा, एटम बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ पदार्थ, अणु और परमाणु की बात करें, अगर हम आपसे पूछ लें इन सभी तीनों में कौन सबसे छोटा कण होता है तो आप क्या कहेंगे, परमाणु। क्योंकि पदार्थ को जब हमने तोड़ा, दो भागों में तोड़ा, तो ये पदार्थ जो बने होते हैं वो अणुओं से मिलके बने होते हैं, खूब ढेर सारे अणुओं से मिलके बने होते हैं, ठीक, अणुओं से मिलके बने होते हैं। और ये अणु जो है खूब ढेर सारे परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से मिलके, एटम से मिलके बने होते हैं। यानी अगर बात करें तो सबसे छोटा इनमें से जो कण होगा वो परमाणु होगा। इसीलिए ये बोला गया, जॉन डाल्टन साहब ने को कहा कि एटम जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण होता है।
इसको जो है इससे फर्दर इसका डिवीज़न नहीं किया जा सकता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते समय इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसको जो है डिस्ट्रॉय या नष्ट किया जा सकता है। तो ये एटम की मोटा मोटा बात थी। इसके बाद बात करते हैं एटम की। जब इसको जो है आगे जो इसको तोड़ा गया, एटम को जब आगे स्टडी किया गया तो कहा गया नहीं, ये जो एटम है, ये परमाणु है, ये डिविजिबल है। क्या है? ये भी फर्दर डिविजिबल है। ये भी 3 भागों में क्या किया जा सकता है? ये डिवाइड किया जा सकता है। ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये भी क्या है? विभाजित है। ये भी विभाज्य है। ये भी डिविजिबल है। अब वो किस में टूट सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 छोटे छोटे मूल कणों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे बात करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु बने होते हैं और परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है और अणुओं के मिलने से पदार्थ बनता है। यानी छोटे जो कंपोनेंट अब हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हो गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एटम या परमाणु विभाज्य है, यानी इसको विभाजित किया जा सकता है। और कैसे विभाजित किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसके लिए सबसे पहले जो है थॉमसन, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और कैथोड किरणों के कैथोड ट्यूब की सहायता से की थी। ठीक है, इसकी डिस्कवरी के बारे में आपके सिलेबस में पहले ही हमने बताया था। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, लेकिन प्राइमरी जानकारी तो जाननी ही पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जब डिस्कवर किया गया तो बाद में ये पता चला, पूरी बात समझिएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन साहब ने की थी। थॉमसन इसकी खोज जो है रदरफोर्ड साहब ने की थी। ठीक, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, ये कैसे की, किस प्रकार से की, उस एपरेटस का क्या नाम है, डायग्राम क्या है, ये सारी बातें आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक, आपके सिलेबस से बोर के परमाणु मॉडल से स्टार्ट है। आपका सिलेबस जो है बोर के परमाणु मॉडल से ही स्टार्ट है। तो इधर के जो सिलेबस हैं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, हम उसी को पढ़ेंगे। तो ये प्राइमरी चीज़ें हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये साइंटिस्ट हैं जो इनकी खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज याद रखने के लिए एक छोटी सी बात है जो बच्चे सारे जानते हैं, वो हम भी बता दे रहे हैं। कहा जाता है ईंटा पर नाच। ईंटा पर नाच, ई मतलब क्या हो गया? ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब हो गया थॉमसन या टॉमसन, जो भी बोलो, थॉमसन। प का मतलब हो गया प्रोटॉन, र से मतलब रदरफोर्ड, और ना का मतलब न्यूट्रॉन, च का मीन्स चैडविक। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो ये इसके डिस्कवरर थे। ठीक, फिर से हम बातों को रिपीट कर दे रहे हैं। पदार्थ जो होता है, यहाँ से चलते हैं, अणुओं के मिलने से परमाणु का निर्माण होता है और अणु जब आपस में मिलते हैं तो परमाणु का निर्माण करते हैं। परमाणुओं के मिलने से अणुओं का निर्माण होता है और
दो या दो से अधिक अणु मिल के क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। ठीक, चलो अगर परमाणु संरचना की बात करें तो परमाणु की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से होती है, इसको समझने के लिए हम आगे बात करते हैं। जब ये सारे साइंटिस्ट परमाणु के बारे में सोच रहे थे, आगे बढ़ रहा था, ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ने तक और सोचने के बाद, सारे साइंटिस्टों का सोचने और मंथन करने के बाद जो फाइनली आज के समय में जो निष्कर्ष निकलता है परमाणु संरचना का, कुछ परमाणु का जो संरचना है कुछ इस प्रकार का है। देखो, कोई भी तत्व ले लें, जैसे मान लो हमने क्लोरीन ले लिया। ठीक, ये क्लोरीन एक क्या है, तत्व है। ठीक, ये क्लोरीन एक तत्व है। इस क्लोरीन के तत्व की बात करें तो इसमें जो है, इसको जो व्यवस्थित किया गया परमाणु क्रमांक के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में रखा गया है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है। ठीक, तो कहा जाएगा जो परमाणु क्रमांक 17 है, जितना परमाणु क्रमांक होता है वही परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, इस परमाणु क्रमांक को Z से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, Z से निरूपित करते हैं। ठीक, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, इसको किससे निरूपित करते हैं, Z से निरूपित करते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं, सेकंड आते हैं परमाणु भार, यानी परमाणु का क्या भार होगा। ठीक, परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। परमाणु भार को कैपिटल A से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल A से निरूपित करते हैं। ठीक, तीसरा है इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो निरूपण है वो स्मॉल ई ऐसे ऊपर नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। अगर इसका मतलब ये हो गया, अगर हमको ये पता चल जाए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है तो 17 है। अगर हम पूछे इसमें बताओ कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कहोगे क्लोरीन में भैया टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होगी, 17 होगी। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये प्राइमरी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन के बारे में समझते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है इसका जो निरूपण होता है वो P होता है, स्मॉल p होता है। किससे निरूपित करते हैं, स्मॉल p से। ठीक, या 1H1 से भी इसको निरूपित करते हैं। ठीक, 1H1 से निरूपित करते हैं। अब प्रोटॉन की संख्या अगर आपको निकालनी है, प्रोटॉन की संख्या निकालनी है तो वो कितने होते हैं, वो भी परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। ठीक ना, वो भी क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक को किससे
जेड से निरूपित करते हैं। ठीक। चौथा, पांचवा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को ये अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, ठीक, इसको निरूपित करते हैं 0n1 से, या स्मॉल n ले लो, स्मॉल n से। और न्यूट्रॉन की जो संख्या है, न्यूट्रॉन को जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। चलो, ये इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी हो गई। अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या याद करने पे अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे याद कर सकते हो। जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको अपने ऊपर क्या होता है? नाज होता है। क्या होता है? नाज होता है, NAZ, नाज। तो न्यूट्रॉन को हम मेनली जो है स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, तो ये नाज हो गया। तो इसके बीच में आप क्या कर दो? माइनस कर दो, ये इक्वल कर दो। ये न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का एक तरीका है। ठीक, अगर ये याद नहीं होता है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, नाज। तो ये बीच में आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी एटॉमिक वेट, परमाणु भार जो है उसमें से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या चली जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो मोटी मोटी जानकारी है। अब देखते हैं परमाणु एक्चुअली में होता कैसे है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, चलिए। हम यहाँ पे जो भी चीज़ें चलेंगे सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, ताकि बच्चों को जो है परेशानी ना हो, परीक्षा के एग्ज़ाम के हिसाब से उनको कोई दिक्कत ना है। ठीक, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, इसको आपके सिलेबस से क्या किया गया? हटा दिया गया। कोई भी मान लो कोई एक तत्व है, कोई एक्स नाम का कोई एक क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। उसमें मान लो कोई तत्व है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है। उसका परमाणु क्रमांक n है, तो उसका परमाणु क्रमांक n है, तो उसका परमाणु की जो संरचना होगी कुछ इस तरीके की होगी। ध्यान देना। इसमें देखोगे तो आप, हमने ये जो बना रखा है, ये जो पहली लाइन है, इसको कक्षक बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। ये क्या कहलाता है? इसको हम केंद्रक बोलेंगे। ये केंद्रक कहलाता है। किसी भी परमाणु की जो संरचना है अगर इस तरीके से बनती है तो जो बीच वाला है वो केंद्रक या न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक, उसके बाद जो है ये वाला जो क्या क्या कहलाएगा, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ऑर्बिट कहलाएंगे, ऑर्बिट्स कहलाएंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? कक्षक बोलेंगे। ठीक, इस कक्षक को K, L, M, N डॉट डॉट से निरूपित करते हैं। इन कक्षकों को कैपिटल K, L, M, N डॉट डॉट से निरूपित करते हैं। ठीक, इनको K एलिमेंट से, यानी ये जो पहला कक्षक है इसको K, दूसरे को L, M, ठीक, N डॉट 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 O, P, Q, R, S ऐसे जो है चलता चला जाएगा। ठीक, या इसको एक और तरीके से निरूपित करते हैं। पहले कक्षक को K कहते हैं, दूसरे कक्षक को L, तीसरे कक्षक को M, तीसरे कक्षक को चौथे कक्षक को N। या जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं के द्वारा भी निरूपित करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्याओं से भी निरूपित करते हैं। यानी केंद्रक के बाद जो पहली कक्षा होगी वो 1 से
और दूसरी कक्षा 2 से, तीसरी कक्षा 3 से, चौथी कक्षा अगर आती है तो 4 से, पाँचवीं आती है तो 5 से, छठवीं आती है 6 से, सातवीं होती है तो 7 से, ऐसे निरूपित करते हैं। तो ये एक निरूपण करने का क्या हो गया, तरीका हो गया। इस परमाणु के जो केंद्र में पाए जाते हैं वो दो चीज़ें पाई जाती हैं। वो क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है P, और साथ में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। यानी केंद्रक में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की बात करोगे तो केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी Pn कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक में। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके कक्षक में चक्कर लगाते हैं। ये कक्षक में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ऐसे कक्षक में चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं। कहाँ पे, कक्षकों में। आगे जब पढ़ोगे तो हम तुमको बताएंगे कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है किस तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि पहले कक्षक में 100 इलेक्ट्रॉन हो जाए, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, चौथे में, ऐसे नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो किस प्रकार से है आगे हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि इसके केंद्रक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और कक्षक में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, चलो ये मोटा मोटा बात हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षक में होते हैं, यहाँ पे कक्षक में कौन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। केंद्रक में कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, कक्षक में होते हैं। ये तो इसकी मोटा मोटा संरचना हो गई। चलो इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, यानी इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, यानी आवेश क्या होता है इनके ऊपर, चार्ज या आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर। चलो, अगर आवेश की बात करोगे, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है आवेश की बात करोगे, आवेश अर्थात चार्ज। अब ये देखना, ध्यान देना, आवेश या चार्ज तुमको फिजिक्स में भी मिलेगा, चाहे तुम वैद्युत रसायन पढ़ो, चाहे वैद्युत भौतिकी पढ़ो, चाहे चुंबकीय भौतिकी पढ़ो। ठीक, अब देखो चार्ज, इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन ये